नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक ऐसा जरिया जिससे आप किसी फंड से हर महीने कुछ रकम निकाल सकते हैं। ये रेगुलर आय और कैश फ्लो मैनेज करने का एक अच्छा जरिया है। आज बताएंगे किन फंड से आप SWP कर सकते हैं, SWP आपको कब करनी चाहिए और सबसे जरूरी कि फंड से प्रिंसिपल अमाउंट को छेड़े बिना कितनी रकम विड्रॉ करें जिससे कैपिटल अप्रिसिएशन का भी फायदा मिले। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका आज हम जवाब जानेंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट शो में शामिल हो चुके हैं ऑप्टिमा मनी के MD पंकज मटपाल। पंकज जी, स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में और आपसे जानेंगे कि आखिरकार SWP की ABCD क्या है। SWP के बारे में हर कोई चीज हम आपसे आज समझने वाले हैं। सबसे पहले यही बता दीजिए सर, आसान भाषा में SWP को हम कैसे समझें। स्वाति जी नमस्कार। देखिए, SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, मतलब कि जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उसे आपको विड्रॉ करना है, लेकिन आप एक साथ विड्रॉ नहीं कर रहे हैं बल्कि आप सिस्टमैटिकली उसे विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। जैसे आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हैं, इसी तरह से इन्वेस्ट किए हुए पैसों को आप सिस्टमैटिकली विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब SIP और SWP ये एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है माने, क्योंकि लोगों को ज्यादातर SIP के बारे में ज्यादा मालूम है, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें हम पैसे हर महीने नियमित तौर पर डालते हैं। SWP बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। SWP पे हम नियमित तौर पर महीना दर महीना पैसे निकाल सकते हैं और कितने और अंतराल में पैसे निकाल सकते हैं। बिल्कुल, जैसा आपने कहा, ये SIP का बिल्कुल अपोजिट है। SIP का मकसद ये है कि आप एक बड़ी राशि इकट्ठा करें, धीरे धीरे आप इन्वेस्ट करें, आपके बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट होता है और यूनिट्स आपको मिलती रहती हैं और जुड़ती रहती हैं, पैसा बढ़ता रहता है। जब बात होती है SWP की, तो इसका मतलब कि जो पैसा इकट्ठा है, आपने अभी इन्वेस्ट किया है या पहले से इन्वेस्ट किया हुआ है, आप डिसाइड कर लेते हैं कि कितना पैसा और किस अंतराल पर आपको मंथली विड्रॉ करना है, हर 15 डेज में करना है, वो आपको डिसाइड करना है। और उस तरह से आपकी यूनिट्स रिडीम होंगी, म्यूचुअल फंड से पैसा निकलेगा और आपकी बताई हुई तारीख को आपके बैंक अकाउंट में उतना पैसा आ जाएगा। तो जैसे SIP से पैसा जोड़ना है, SWP से आपको पैसा निकालकर अपने अकाउंट में लेना है। तो फायदा क्या हुआ इसका? SWP से जब हम पैसे निकाल रहे हैं तो किन जरूरतों के लिए, क्यों हमें SWP करने की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल, देखिए स्वाति जी, अपना कैश फ्लो मैनेज करने के लिए कई वजह हो सकती हैं। जैसे रिटायरमेंट के बाद तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपकी अगर एक्टिव इनकम रुक गई है और आपको हर महीने चाहिए सैलरी, तो उसका बंदोबस्त SWP के जरिए किया जा सकता है कि आपने डिसाइड कर लिया कि हर महीने 1 तारीख को आपके अकाउंट में पैसे आने चाहिए। तो जो जमा पूंजी है, आपने वो एक सेटअप कर दिया कि हर तारीख को कितने पैसे आएंगे, हर 1 तारीख को। तो ये एक जरूरत हो सकती है रिटायरमेंट के बाद पेंशन की प्लानिंग। दूसरी, कई बार ऐसा होता है कि कोई मतलब कई बार बीच में कुछ समय के लिए आप काम नहीं कर रहे हैं, किन्हीं भी कारणों से। हो सकता है कि सबैटिकल लिया है, लंबी छुट्टी पे चले गए, कुछ नहीं कर रहे हैं, पर आपने डिसाइड किया कि उस पीरियड में मैं काम तो नहीं करूंगा एक्टिवली, पर मेरी इनकम रुकनी नहीं चाहिए। तो उस पीरियड के लिए आप SWP सेट कर सकते हैं। तो आपके अकाउंट में वो जो राशि आपने डिसाइड की है वो आती रहेगी। तो कई वजह हो सकती है। रिटायरमेंट के बाद तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बात हम समझते हैं कि एक्टिव इनकम रुक जाती है। पर उसके अलावा जीवन में कई बार ऐसे दौर आ सकते हैं या जानबूझकर भी ऐसा कुछ बीच में ब्रेक ले सकते हैं, और उस वक्त पर SWP आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो आप जैसा बता रहे हैं पंकज जी कि रिटायर्ड लोगों के लिए SWP रेगुलर आय का एक जरिया हो सकता है। आपने एक करियर ब्रेक ली, स्पेशली महिलाएं जो मैटरनिटी ब्रेक पर होती हैं या फिर बच्चों की देखभाल के लिए जिन्होंने ब्रेक लिया है, उनके लिए SWP अच्छा हो सकता है। लेकिन लोग तो समझेंगे कि यार ये तो रेगुलर आय का बेहतरीन जरिया है, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल ही कर लिया जाए। एक मुश्त पैसा मिल गया तो म्यूचुअल फंड में डाल दिया और उसको महीना दर महीना निकालते चले गए। तो क्या ये तरीका भी हो सकता है? कोई भी SWP कर सकता है? स्वाति जी, ये सवाल जो उठाया ना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं और मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। देखिए, जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो मकसद क्या है कि पैसा बढ़ना चाहिए। अब यदि आपको रेगुलर कैश फ्लो मैनेज करना है, तब तो आपको विड्रॉ करना पड़ेगा।
पर अगर ऐसी जरूरत नहीं है और आप अपने पैसों में से विड्रॉ कर रहे हैं, तो पैसा बढ़ेगा कैसे? जो थोड़ी बहुत बढ़त होगी, आप उसको विड्रॉ करते रहेंगे। तो आपका मकसद यदि एक बड़ा कॉर्पस, एक बड़ी राशि इकट्ठा करना है, तो ऐसे में आपको एसडब्ल्यूपी नहीं करनी चाहिए। एसडब्ल्यूपी तभी करें जब आपको जरूरत हो। जैसा आपने एग्जांपल दिया मैटरनिटी लीव की आपने बात की, या सबैटिकल हम बात कर रहे हैं, या फिर रिटायरमेंट के बाद आपको कैश फ्लो मैनेज करना है, उस स्थिति में ही आपको एसडब्ल्यूपी का सहारा लेना चाहिए। अदरवाइज पैसे को बढ़ाइए। जब पैसा इन्वेस्टेड रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, तभी उस पर कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। तो जरूरत हो तब आप एसडब्ल्यूपी करें। ओके, तो जरूरत पड़ने पर सही समय पर ऐसा एसडब्ल्यूपी करना जरूरी है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान करना जरूरी है। पर कितना विड्रॉल, हाउ मच इज टू मच? अब हमारे पास एक कुआं है, हम उससे रोज पानी निकाल रहे हैं, रोज पानी निकाल रहे हैं। अगर आप रोज अब बेतहाशा पानी निकालेंगे तो वो कहीं कभी ना कभी तो खाली होगा। इसलिए समझना जरूरी है कि वो जो एक परसेंटेज है या वो फॉर्मूला है वो क्या हो, पैसे निकालना कितना सही है। देखिए स्वाति जी, हम जो पैसे विड्रॉ कर रहे हैं वो हमारा ही पैसा है। तो ऐसा अ, आप कर तो कितना भी सकते हैं। आप पूरा पैसा एक दिन में विड्रॉ कर लीजिए, पर आप सिस्टमेटिकली कर रहे हैं, इसका मतलब मकसद ये है कि जो पैसा है आपके पास वो लंबे समय तक चले। कई बार तो निवेशक ये भी चाहते हैं कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पूरा खत्म ही ना हो, और पूरी जिंदगी उसके ऊपर से प्रॉफिट जो है वही अपने को मिले। तो ऐसे में यदि आप विड्रॉल छूटा रखेंगे, तो फिर वो जो पैसा है लंबे टाइम तक चलेगा। और यदि आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और डिसाइड किया कि हर महीने 1 लाख रुपए विड्रॉ करूंगा, तो 10 महीने में पैसा खत्म हो जाएगा, थोड़ा बहुत और बढ़ेगा। तो इसके लिए आपको जो पैसा आप जमा कर रहे हैं या जो जमा हो गया है, उसके ऊपर यदि आप 10-12% सालाना रिटर्न्स की उम्मीद कर रहे हैं, तो भी जो आप विड्रॉ कर रहे हैं वो आप साल का 6% के आसपास रखिए। यानी कि हर महीने आधा प्रतिशत आप यदि विड्रॉ करेंगे, तो उससे उम्मीद रख सकते हैं कि जो प्रॉफिट है वही आप विड्रॉ करेंगे। और प्रॉफिट भी पूरा विड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि यदि आप उम्मीद कर रहे हैं कि 10-12% का आपको लाभ मिल रहा हो और आप विड्रॉ कर रहे हैं साल में 6% का, तो कुछ पैसा जो कैपिटल है वो समय के साथ बढ़ता भी रहेगा। और इसका फायदा ये होगा कि समय के साथ आप शायद और ज्यादा विड्रॉ कर पाएंगे। हम्म, बिल्कुल सर, आप इसका कोई एक एग्जाम्पल अगर देंगे तो शायद और भी बेहतरी से दर्शकों को समझ में आए। मानिए 50 लाख का पैसा किसी के पास फंड में पड़ा हुआ है, वो उससे एसडब्ल्यूपी करना चाह रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि आधा परसेंट हर महीने से निकालने चाहिए। तो किस तरीके से ये आधा आधा परसेंट निकाल के अपनी ज़रूरतें वो पूरी कर सकते हैं, ये ज़रा बताइए। और क्योंकि आप कह रहे हैं कि कैपिटल अप्रिसिएशन का फ़ायदा भी मिलना चाहिए, मतलब वो 50 लाख हमेशा 50 लाख नहीं रहेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड है एंड ऑफ द डे, तो वो बढ़ेंगे भी, रिटर्न भी उसमें आएगा। तो इवेंचुअली कैपिटल अप्रिसिएशन के साथ साथ एक रेगुलर आय का भी फ़ायदा कैसे मिल सकता है, कैसा रहता है एसडब्ल्यूपी निकासी का गणित? बिल्कुल, देखिए यदि 50 लाख की बात हो रही है, तो उसका 1% आपका 50,000 रुपया हो जाएगा। अब 50,000 रुपये आप उम्मीद कर रहे हो कि साल में मेरा जो निवेश है वो 12% से बढ़ेगा। हालांकि गारंटी नहीं होती है, बट मान लीजिए हम ये मान भी लें कि 12% बढ़ेगा, पर एक तो वो हर महीना तो 1% नहीं बढ़ सकता, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा। दूसरी बात, यदि 1% आपने विड्रॉ कर लिया 50 लाख पर, 50,000 विड्रॉ कर लिए, और ऐसे में यदि पैसा नहीं बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है कि आपका जो कैपिटल है वो भी विड्रॉ हो रहा है। और पैसा एंड ऑफ द ईयर देखेंगे तो जो आपने इन्वेस्ट किया था उतना ही रहेगा, या उससे उससे भी कम हो। बट मान लीजिए, उम्मीद रखिए कि आपका पैसा 12% से बढ़े, बट जो विड्रॉ कर रहे हैं आप आधा प्रतिशत कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा था। तो 50 लाख के पूरे निवेश पर आप महीने का 25,000 रुपया विड्रॉ कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, साल में आपने सिर्फ 6% ही विड्रॉ किया, तो 3 लाख विड्रॉ किए, जबकि हम उम्मीद कर रहे हैं कि साल में वो जो बढ़ रहा है, 6 लाख बढ़ रहा था, 3 लाख विड्रॉ किए, तो उम्मीद रख सकते हैं कि अगले साल में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट 50 लाख का था वो 53 लाख हो जाए। 3 लाख विड्रॉ करने के बाद भी पूरे साल में वो तीन लाख और भी बढ़ जाए, 53 लाख हो जाए। तो अगले साल आपको गुंजाइश है कि अब आप थोड़ा ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि 53 लाख का अब यदि आप 0.5% करेंगे, तो वो आपका 25,000 रुपए से ज्यादा मिलेगा। तो समय के साथ आप जो विड्रॉल है वो अपने बढ़ा भी सकते हैं। तो शुरुआत में हो सके तो विड्रॉल जो है आप ये 1% या उसके आसपास मत कीजिए, आप आधा % के आसपास ही रखिए।
ताकि आपका पैसा कैपिटल जो है वो सेफ रहे और साथ में बढ़े भी। बिल्कुल, आपने विथड्रॉल की यहाँ पर जो बात की कि विथड्रॉल बढ़ा सकते हैं। एसआईपी में जैसे एक कॉन्सेप्ट है स्टेप अप एसआईपी का। मतलब आप अपनी एसआईपी मानिए 5,000 कर रहे हैं, तो आप समय के साथ-साथ आय बढ़ने के साथ-साथ उसको 10-10% से एनुअली बढ़ाइए, तो आपका जो एक फाइनल कॉर्पस है वो भी बढ़ता चला जाएगा। जो आप इवेंचुअली चाह रहे थे अपना पैसा जितना कमाई हो, उससे और भी ज़्यादा होगी। क्या एसडब्ल्यूपी में भी कुछ ऐसा स्टेप अप का कोई कॉन्सेप्ट होता है कि आप अपने विड्रॉल को स्टेप अप करें? क्योंकि डेफिनेटली एक कैपिटल अप्रिसिएशन भी करना है, आपका कैपिटल इरोड नहीं होना चाहिए। तो पंकज जी, क्या पॉसिबल है? बिल्कुल, देखिए स्वाति जी, अक्सर जब लोग मुझसे सवाल पूछते हैं तो यही कहते हैं कि मैं 60 इयर्स ओल्ड हूँ और मुझे कुछ पैसा मिला है, अपने एम्प्लॉयमेंट का जो रिटायरमेंट बेनिफिट है इसे इन्वेस्ट करना है। कुछ ऐसा बताओ कि मुझे हर महीने 50,000 मिले या हर महीने 25,000 मिले। आप सोचिए, यदि कोई व्यक्ति 60 इयर्स की एज में कोई भी अमाउंट, वो 25,000 हो, 50,000 हो, उसकी प्लानिंग करे, तो क्या 65 इयर्स की एज में या 70 इयर्स की एज में वो सफिशिएंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि समय के साथ महंगाई की वजह से पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। तो यदि आज मुझे 25,000 चाहिए, तो बेशक आज से 5 साल के बाद में मुझे अगर 50 नहीं तो कम से कम 40,000 की जरूरत पड़ेगी, 35,000 की जरूरत पड़ेगी। तो ये बात तो सही है कि मेरा जो विड्रॉल है वो हर साल बढ़ना चाहिए। अब बात ये रही कि जैसे एसआईपी में आपके पास स्टेप अप का मेथड है कि एक बार सेट कर देते हैं और वो हर साल फिर आपको मैन्युअली नहीं करना पड़ता। एसडब्ल्यूपी में एज ऑफ नाउ ऐसा प्लान नहीं है, लेकिन आप मैन्युअली ये कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि आपने इस साल का तय कर लिया कि मुझे हर महीने 25,000 रुपीज मिलने चाहिए, और अगले साल आप क्या कीजिए, उसको बढ़ा दीजिए। 25 के बजाय आप कर दीजिए कि मुझे 26,000 मिले, तो अगले साल पूरे 12 महीने आपको 26,000 मिलेंगे। उसके अगले साल आप उसे बढ़ा के 28,000 कर दीजिए। तो बिल्कुल पॉसिबल है, आप हर साल इसे बदल सकते हैं। पर किसी वक्त पर यदि आपको कम करना हो, ऐसा भी होता है कई बार कि रिटायरमेंट हुआ, आपने सोचा मैं कोई दूसरी एक्टिवली कोई काम नहीं करूंगा, इनकम नहीं होगी, बट फिर आपने कोई ऐसे फ्रीलांस वर्क या कोई कंसल्टिंग का जॉब कर लिया, अब आपको लगा फिलहाल तो मेरी 1-2 साल के लिए इनकम और आने वाली है और मुझे जरूरत नहीं है अभी, तो आप बीच में उसे स्टॉप भी कर सकते हैं। तो अच्छा होगा, आप पैसे विड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो पैसा आपका और बढ़ता रहेगा। तो इसके लिए ये बिल्कुल बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पर, अमाउंट को कम करना, बढ़ाना, बीच में रोक देना, ये सब आप कर सकते हो। और ये भी हो सकता है कि आपको बड़े पैसे की जरूरत पड़ गई लमसम की, तो जो एसडब्ल्यूपी कर रहे हैं वो तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन एक लमसम में जो जरूरत पड़ी वो भी आप विड्रॉ कर पाएंगे। बिल्कुल, तो एसडब्ल्यूपी के फ़ायदे क्या हैं? आपको कितना एसडब्ल्यूपी से मतलब सिस्टमैटिक विथड्रॉल के ज़रिए फंड से निकालना चाहिए? इसका पूरा गणित बताया पंकज जी ने, जिससे कि आपका जो बेसिक जो आपने निवेश किए हैं पैसे वो ही खत्म ना हो जाए। जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है उससे जो रिटर्न मिल रहा है, आप उसी से अपनी कमाई कर पाएँ। पंकज जी, अब ये जानना ज़रूरी है, जब हम एसआईपी करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए कहा जाता है कि इक्विटी में पैसे डालिए, क्योंकि इक्विटी में लॉन्ग टर्म में आप अच्छे पैसे बना सकते हैं एसआईपी से। एसडब्ल्यूपी का कॉन्सेप्ट ऐसे में क्या कहता है? अगर आपको पैसे चाहिए किसी फंड से, तो किन तरीके के फंड से एसडब्ल्यूपी करना सही रहता है? स्वाति जी, ये भी एक ना बड़ा मिसकंसेप्शन है। कई बार लोग बोलते हैं कि मुझे एसडब्ल्यूपी फंड बताओ, तो ऐसा कोई एसडब्ल्यूपी फंड नहीं है। जैसे पहले आप जानती हैं कि कई बार लोग बोलते थे मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करता हूं बट एसआईपी तो करता हूं, तो लोगों को लगता था कि एसआईपी अलग है और म्यूचुअल फंड अलग है। अब वो बात काफी हद तक खत्म हो गई है, काफी जानकारी उसमें आ गई है। पर ऐसे ही एसडब्ल्यूपी के बारे में भी कई बार थोड़ी जानकारी कम होती है, तो निवेशक कहते हैं कि एसडब्ल्यूपी फंड बताइए। तो पहली बात तो यह है कि किसी भी ओपन एंडेड फंड से आप एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं, जहां पर भी आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, लॉक इन नहीं है तो आप एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। अब बात है कि कहां से करना चाहिए। देखिए, यदि ऐसा है कि आपको एक छोटे से अवधि के लिए पैसों की जरूरत है, आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे, बढ़ गए हैं, आपको एक साथ विड्रॉ नहीं करने हैं, आपको एक फेज मैनर में करने हैं, आप किस्तों में करने हैं, आप किसी भी फंड से कर सकते हैं। बट जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं कि एसडब्ल्यूपी अक्सर कौन करता है, कोई जो रिटायर्ड पर्सन होता है, उसका मकसद ये होता है कि लंबे समय तक पैसा चलता रहे। तो ऐसे में यदि मेरे पैसे के ऊपर उतार चढ़ाव का जोखिम ज्यादा रहेगा, तो ये मतलब जोखिम ज्यादा है तो शायद वो सही नहीं रहेगा। तो ऐसे में यदि आप हाइब्रिड फंड से एसडब्ल्यूपी करेंगे तो ये बेहतर है कि जहां पर मतलब उतार चढ़ाव का जोखिम कम हो। देखिए, आप कर तो डेट फंड से भी कर सकते हैं, पर यदि आपने लंबे समय तक डेट ओरिएंटेड फंड से एसडब्ल्यूपी की और वहां पर रिटर्न आपको मिली मान लीजिए 6-7% का रहा है, तो फिर इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे, तो मकसद पूरा नहीं होगा।
तो आपको इक्विटी का सहारा तो लेना पड़ेगा, लेकिन प्योर इक्विटी फंड्स करने की बजाय आपको हाइब्रिड फंड से एसडब्ल्यूपी करनी चाहिए। हाइब्रिड में भी बहुत सारी चॉइसेस हैं, वो आपको डिसाइड करना होगा कि किस हिसाब से आपको ये तय करना है कि किस तरह के फंड्स आपके लिए सुटेबल रहेंगे। ओके, तो आप कह रहे हैं कि हाइब्रिड फंड से करनी चाहिए। हाइब्रिड में तो इक्विटी और डेट का कंपोनेंट दोनों का रहता है पंकज जी, तो ये क्या सेफ रहता है कि, क्योंकि जैसे बहुत सारे फंड इक्विटी ओरिएंटेड है, बहुत सारे फंड डेट ओरिएंटेड है, क्योंकि हाइब्रिड अपने आप में एक अलग एक यूनिवर्स है जिसमें हर कोई फ्लेवर मौजूद है इक्विटी और डेट का। तो आप कह रहे हैं कि इनिशियली आप एक डेट ओरिएंटेड फंड से करें, फिर आगे जाके आप फिर इक्विटी ओरिएंटेड फंड में आगे आने वाले सालों में से एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाइब्रिड में ही कौन सी कैटेगरीज में इनिशियली एसडब्ल्यूपी की शुरुआत कर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े? बिल्कुल स्वाति जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपको एसडब्ल्यूपी करनी है तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे आजकल बैलेंस एडवांटेज फंड काफी पॉपुलर है एसडब्ल्यूपी के लिए, लेकिन आप देखेंगे कि जो बैलेंस एडवांटेज फंड है वहां पर इक्विटी एलोकेशन काफी होता है, 50-60%, और कई स्कीम में तो शायद 90% के आसपास भी आपको इक्विटी एलोकेशन दिखाई देगा। अब ऐसे में यदि आपका कोई पैसा आपको मिला है, रिटायरमेंट का पैसा मिला, और आपने पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिया हाइब्रिड फंड्स में, और वहां से आप इमीडिएटली विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, और फिर ऐसे में यदि थोड़ा करेक्शन आता है मार्केट में तो जोखिम बहुत बड़ा हो सकता है। तो अगर आपका मकसद ये है कि आपके पास पैसा अभी आया है और अब आपको यहां से एसडब्ल्यूपी करनी है, तो इसे मैं कहूंगा कि आप क्या कीजिए, पहले 1 साल के लिए आप या तो डेट ओरिएंटेड फंड्स, इवन लिक्विड फंड से आप एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। आप यदि 12 महीने की हम बात कर रहे हैं और 25,000 रुपए महीना विड्रॉ करना है, तो आप 3 लाख रुपए एक लिक्विड फंड में, या फिर लिक्विड के बजाय, क्योंकि हम टैक्स की अगर बात करें तो एक आर्बिट्राज फंड एक कैटेगरी है, तो आप 3 लाख रुपए आर्बिट्राज फंड में पार्क कर दीजिए और वहां से हर महीने 25,000 रुपए विड्रॉ कीजिए। थोड़ा बढ़ेगा भी, लेकिन फिर भी मैं तो कह रहा हूं कि 25,000 के हिसाब से पूरा 3 लाख रुपया आपने वहां रख दिया। उसके बाद अगले 2 साल के लिए आप इक्विटी सेविंग्स फंड, इक्विटी सेविंग्स फंड ऐसी कैटेगरी है जहां पर इक्विटी एलोकेशन काफी कम होता है, आर्बिट्राज होता है, थोड़ा डेट होता है, लेकिन आपको वहां पर जो टैक्सेशन है वो इक्विटी का एप्लीकेबल होता है, तो वहां से कीजिए। और 3 साल के बाद आपको ये जो बैलेंस एडवांटेज फंड है, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, जहां पर इक्विटी एलोकेशन ज्यादा है, वहां से विड्रॉ करना है। तो ऐसे में क्या होगा, आपने पैसा जो रखा था 3 साल तक उस पैसे को टच नहीं किया है, जो पैसा आपने अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में या बैलेंस एडवांटेज में रखा है, तो वहां से आप विड्रॉ कर रहे हैं। तो इस तरह से प्लानिंग करनी होगी। स्वाति जी, मैं बताऊंगा, कई बार जब मैं ये बात बोलता हूं कि आपको 3 साल तक बैलेंस एडवांटेज फंड से पैसा नहीं विड्रॉ करना है, उसके बाद करना है, तो सवाल लोग पूछते हैं कि 3 साल कहां से खाएंगे हम, हमारी तो इनकम रुक गई है। तो जैसा मैंने कहा कि 3 साल के लिए आपको अग्रेसिव फंड से पैसा नहीं निकालना है, पर उसके लिए ऐसा नहीं कि बंदोबस्त नहीं करना है। तो पहले साल का आपने किया आर्बिट्राज फंड से, उससे अगले 2 साल का किया आपने कंजर्वेटिव हाइब्रिड या फिर इक्विटी सेविंग्स फंड से, और उसके बाद की जो प्लानिंग है वो कर ली आपने डायनेमिक एसेट एलोकेशन या बैलेंस एडवांटेज फंड से। तो फिर आपका पैसा लंबे समय तक चलेगा और ये प्लानिंग आपके काम आएगी। बिल्कुल, तो ये हमें समझ में आ गई बात जो पंकज जी ने बताई कि कैसे आपको पूरा ये फंड प्लान करना है एसडब्ल्यूपी के लिए। अब क्योंकि आपने सीनियर सिटीजन्स की बात की थी, उनके लिए एसडब्ल्यूपी रेगुलर आय का बेहतरीन जरिया है। रेगुलर आय के लिए तो सीनियर सिटीजन्स के लिए और भी कई ऑप्शंस है, ट्रेडिशनल ऑप्शंस हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गई, पेंशन प्लान है, एन्युटी प्लान जिनको कहते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो एसडब्ल्यूपी में ही क्या खास है? जैसे हमारे पास बहुत सारे दर्शकों का सवाल भी आता है पंकज जी कि रिटायरमेंट पे मेरे पास 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए इकट्ठा मिलेंगे, मुझे वो कहाँ पर रखने चाहिए? तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? वो सारे पैसे एसडब्ल्यूपी के जरिए म्यूचुअल फंड में डाल दें या फिर अलग अलग जगह पार्क करना चाहिए डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी? डाइवर्सिफिकेशन तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सवाल आपने पूछा कि जो ऑप्शंस हैं उनमें क्या लिमिटेशन है, पहले उसकी बात करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा समझना। पहली बात, बहुत से इन्वेस्टर जो इंश्योरेंस कंपनी के एन्युटी प्लान से उनको लेते हैं, तो एन्युटी प्लान्स के ऊपर आप देखेंगे रिटर्न जो मिलता है वो 5.5% या 6% के आसपास हो सकता है, आपकी एज के हिसाब से कब शुरू कर रहे हैं। अब एक बात तो यह है कि जो रिटर्न है वो अपने आप में कम है। यदि 5.5-6% मिलता है तो आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे। आपने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, जो पूरी जमा पूंजी थी, रिटायरमेंट बेनिफिट था, पूरा आपने लगा दिया, और रिटर्न क्या मिल रहा है आपको? 5.5-6% सालाना। तो एक तो वो बहुत कम है। दूसरी बात, प्रॉब्लम जो है, अगेन
यहाँ पर आपको जो एन्युटी मिलती है बढ़कर नहीं मिलती। अब आपने प्लान में पैसा लगा दिया, आपने इंश्योरेंस कंपनी का एन्युटी प्लान ले लिया और वो कहते भी हैं कि आपको जिंदगी भर 50,000 मिलेंगे, जिंदगी भर 25,000 हर महीना मिलेंगे। लेकिन जो अमाउंट आपको 60 इयर्स की एज में मिलेगी, वही अमाउंट आपको 80 इयर्स की एज में मिलेगी। तो क्या उससे आपका काम चल पाएगा? तो ये आपका पैसा लॉक हो जाएगा, तो फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं और आपको जो पैसा मिल रहा है उससे आपका शायद खर्चा नहीं चल पाएगा भविष्य में। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा था, एसडब्ल्यूपी में क्या बेनिफिट है कि आप समय के साथ अपने अमाउंट को बढ़ाते रहिए, वो आपके हाथ में है। तो खर्चा बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, आपकी इनकम भी बढ़ेगी, तो इसके लिए एसडब्ल्यूपी वहां से बेटर है उसके कंपैरिजन में। रही बात सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की, मैं नहीं कहूंगा कि स्कीम खराब है क्योंकि गारंटीड रिटर्न्स हैं, बट अगेन आपकी 5 साल की स्कीम है। इस वक्त पर पैसा जो भी रिटर्न है वो लॉक कर लेंगे आप, इंटरेस्ट रेट लॉक हो जाएगा। 5 साल के बाद में जब आप एक्सटेंड करेंगे 3 साल, उस टाइम पर जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा वो इंटरेस्ट आपको मिलेगा, या आप दोबारा से करेंगे तो वही प्रॉब्लम है, नया इंटरेस्ट रेट मिलेगा और इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो कम मिलेगा। तो एक तो जो फिक्स इनकम प्रोडक्ट के ऊपर जो रिटर्न मिलता है वो वैसे ही कम होता है, और दूसरी बात वो समय के साथ ये सुविधा नहीं है कि हर साल आपका जो विड्रॉल है वो बढ़ता रहे। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत पैसा डेफिनेटली आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में रख सकते हैं क्योंकि गारंटीड रिटर्न्स है, वहां पर गवर्नमेंट की गारंटी है। लेकिन जो सुविधा आपको मिलती है एसडब्ल्यूपी में वो आपको कहीं नहीं मिलती। तो आपको बड़ी प्लानिंग के साथ में करना होगा ये पूरा प्लान जो है रिटायरमेंट का, लेकिन एसडब्ल्यूपी को इग्नोर आपको नहीं करना चाहिए। ओके, और अंत में आज के समय किसी को एसडब्ल्यूपी करनी हो तो कौन से फंड्स आप सजेस्ट करेंगे? कुछ कैटेगरीज आपने बताई, क्या उसमें से ही फंड्स रहेंगे आपके पसंदीदा, पंकज जी? बिल्कुल, देखिए अगर आप रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, अगेन अगर आपको 1-2 साल के लिए सबैटिकल है, जो हमने एग्जांपल लिए थे, तब तो आप डायरेक्टली भी अलग फंड से कर सकते हैं। बट जहां पर एक लंबे समय के लिए प्लानिंग करनी है, पहले 1 साल की मैंने बात की आर्बिट्राज फंड की। आर्बिट्राज फंड में आप जैसे एडलवाइज आर्बिट्राज फंड को चुन सकते हैं, और या टाटा आर्बिट्राज फंड को चुन सकते हैं। उसके बाद जो बात आती है कि 2 साल का मैंने कहा इक्विटी सेविंग फंड, वहां पर एचडीएफसी इक्विटी सेविंग फंड मेरे हिसाब से अच्छी चॉइस हो सकती है। कोटक इक्विटी सेविंग फंड में पैसा रख सकते हैं। ये इक्विटी सेविंग्स फंड नाम है, यहाँ पर इक्विटी जो होता है एलोकेशन कम होता है, बाकी आर्बिट्राज रहता है, पर टैक्सेशन इक्विटी का होता है। इसके लिए मैं इस कैटेगरी का आपको सुझाव दे रहा हूं। और उसके बाद जो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करनी है वो हमने बात की डायनेमिक एसेट एलोकेशन की, और वहां पर मेरी चॉइस के फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड, महिंद्रा मेनुलाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड। इन फंड्स में आप लॉन्ग टर्म के लिए एसडब्ल्यूपी शुरू कर सकते हैं। जी, तो एसडब्ल्यूपी के बारे में तमाम बारीकियां आज हमने समझी, क्या है इसके फायदे, क्यों करें एसडब्ल्यूपी, कब करें, कैसे करनी है एसडब्ल्यूपी, कौन से फंड से आप एसडब्ल्यूपी करें, तमाम बारीकियां आज हमें पंकज जी ने बहुत ही डिटेल में बताई। पंकज जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुकते एक ब्रेक के लिए भी, पर खबरें आगे भी जारी रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।